चलो जी, आज हमें स्टार्ट करना है यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जैसा आप सब लोगों को पता है कि हमारे यूपीएसआई का एग्जाम आने वाला है और उसके अंदर मैथ का जो वेटेज है वो कितने क्वेश्चन का है, 40 क्वेश्चन का। पर लेकिन इसमें 40 क्वेश्चन के नाम पे 40 क्वेश्चन आते नहीं है। मैथ के क्वेश्चन होते हैं 30 और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं इसमें 10 लगभग, मतलब 2-4 क्वेश्चन कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन मैथ के अंदर वो रीजनिंग को भी डाल के देते हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तो आपको थोड़ा इस बात का आइडिया लग जाएगा। ठीक है ना, तो हमें लगभग आप समझो 30, 31, कभी 28, कभी 29, 40 में से ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ के देखने को मिलते हैं। तो हमने एक प्रीवियस ईयर पेपर उठाया और उसके प्रैक्टिस सेट के सारे मैथ के क्वेश्चन निकाले। लगभग इसमें 26-27 क्वेश्चन हैं जो लगभग निकल के आते हैं हमारे मैथ के। ठीक है ना, तो एक बार हम इसका आइडिया लगा के देखते हैं पहले कि मैथ के अंदर, उसके यूपीएसआई के अंदर मैथ का जो स्टैंडर्ड है वो कितना होता है। ठीक है, तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। एक बार इन क्वेश्चंस को सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो आओ जरा एक बार इन क्वेश्चंस को सोल्व करें और देखते हैं कि पेपर में मैथ का जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है, वो कितना लेता है। ठीक है, कितना रहेगा। आओ जरा एक बार, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ो। ए बोट एन आर्टिकल एंड स्पेंड ₹550 ऑन इट्स रिपेयर। मतलब ए ने एक वस्तु खरीदा और उसके ऊपर 550 रुपये क्या कर दिए, खर्च कर दिए। एंड ही देन सोल्ड इट टू बी, और इसने उसको बी को बेच दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, और 10% के लाभ पर इसने बेच दिया। उसने बाद फिर बी सोल्ड इट, सॉरी, ठीक है, एंड बी सोल्ड इट टू सी एट अ लॉस ऑफ 20%, और बी ने इसे 20% के लॉस पर बेच दिया। सी फाइनली सोल्ड इट टू ₹6,864 एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। 30% का लाभ कमाते हुए सी ने भी इस वस्तु को बेच दिया। हाउ मच डिड ए पे, मतलब ए ने इस वस्तु के लिए कितना पे किया था, फॉर द आर्टिकल एट द टाइम ऑफ बाइंग इट इन रुपी, हमें बताना है। चलो जी, इस क्वेश्चन को एक बार आप हिंदी में पढ़ें। क्वेश्चन में बोला गया ए ने एक वस्तु खरीदी और इसके मरम्मत पर 550 रुपये खर्च किए। फिर उसने इसे 10% के लाभ पर बी को बेच दिया और बी ने इसे 20% हानि पर सी को बेच दिया। अंततः सी ने इसे 30% लाभ पर 6,864 रुपये में बेच दिया। तो ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया था, मतलब हमें कुल मिला के इतना है कि ए ने इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, हमें ये बताना है। ठीक है, तो आओ जरा एक बार क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हमें बताना है कि ए का कॉस्ट प्राइस, हमने अपनी तरफ से ये मान लिया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। ठीक है, तो ए का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, हमने माना x। उसने इसकी मरम्मत पर 550 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। तो कुल मिला के ए ने इसके ऊपर इतना रुपया खर्च कर दिया। ठीक है, इतने का खरीदा और प्लस 550 रुपये मरम्मत पर। इस पर उसने 10% का लाभ कमाते हुए किसे बेचा, बी को बेच दिया, 10% का लाभ कमाते हुए। तो ए ने इस पे 10% का लाभ कमाया। 10% का मतलब कितना है, 1/10, मतलब 10 रुपये का सामान कितने का बिक गया, 11 का। ठीक, उसके बाद बी इसको बेचता है सी को कितने के लॉस पर, 20% की हानि पर। ठीक है जी, तो जो बी है वो इसे 20% की हानि पर सी को बेचता है। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 रुपये का सामान कितने का बेच दिया, 4 का, बी ने सी को। ठीक है, और ये बाद में क्या होता है, सी फाइनली इसको बेचता है किस पर, 6,864 रुपये में, 30% का लाभ कमाते हुए। तो 30% का लाभ कमाते हुए, तो जो सी है उसने कमाता 30% का लाभ। 30% का मतलब है 3/10, मतलब इसने क्या कर दिया, 10 रुपये का सामान कितने का बेचा, 13 का। और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सी ने इसको बेचा था कितने में, 6,864 रुपये। ठीक है, चलो जी, अब जरा इसकी कैलकुलेशन करते हैं। एक बार 13 से काट लो, 13 से कितनी बार, 13 पंजे 65, कितना बच गया, 36। 13 से कितनी बार चला जाएगा, 13 दूनी 26। ठीक है, तो 26 और बच कितना गया था हमारा, 36, बचा कितना, 10। अगला नंबर उतारा 4, 13 से, 13 8 104। ठीक है, अब जरा इसे काट लो एक बार 4 से, ये जाएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। मैं ये ऊपर लिखा हुआ नंबर हटा देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर इस नंबर को काटते हैं हम 11 से। 11 से देखो, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, ये नंबर कटा 12 बार। हमें पता करना है क्या, x की वैल्यू। तो x प्लस 550, और जो भी कुछ यहाँ लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 10 लिखा, सब कहाँ चला जाएगा, इधर। तो 12 पंजे 60 और 2 0, मतलब 6,000। तो x की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगी, 6,000 में से
अब 550 को क्या कर दो माइनस, तो बोलो कितना आएगा। देखो 6000 में से हम 500 भी घटाएंगे तो कितना आएगा 5500, और 5500 में से फिर 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5450। 5450 ऑप्शन नंबर 5450, ऑप्शन नंबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है पॉइंट। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले इसका एक बार। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला व्हाट इज 20% ऑफ 30% ऑफ 40% ऑफ 50% ऑफ 3600। 3600 के 50% के 40% के 30% के 20% का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है चलो जी, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। 3600 के क्या बोला क्वेश्चन में, 50% के 40% के 30% के 20% का मान ज्ञात किए। जितना बोला गया है बस उतना हमने लिख दिया अभी। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करते हैं एक बार। जो कट जाए उसे काट लो, 50 से 2 बार कट जाएगा। यहाँ 1 2 3, 1 2 और 3, हमने 3 जीरो हटा दिया। अच्छा ये भी पूरा 100 है ना, ठीक है। उसके बाद ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो हटा दिया। ठीक है, अब क्या दिख रहा है, क्या है जो कट जाएगा। देखो आंसर हमारा पॉइंटों में है, हाँ पॉइंटों में ही जाएगा। चलो जी इस 2 से जरा ये वाला 2 हटा दो। अब ऊपर बचा हुआ एक तो 36 और यहाँ 4 तिया 12, तो हमें 12 की और 36 की तो करनी है गुणा, और नीचे सिर्फ बचा हुआ सिंगल एक 10, तो 12 की जरा 36 में गुणा कर दो, तो 12 तिया 36 और 12 छिंग 72, तो कितना हो गया 2 3 और 4, 432। नीचे 10 है, एक के बाद क्या हो गया पॉइंट, कितना आ गया 43.2। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ये तो आसानी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो अब आप देखोगे यूपीएसआई के अंदर जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड होता है, देखो अगर टोटल लगभग मान के चलो आप 30 क्वेश्चन आते हैं, तो 30 क्वेश्चन में से आप ये समझ लो कि लगभग 6 या 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आसान होते हैं। ठीक है, जैसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन का लेवल रहता है, इतना भी हार्ड नहीं होता। देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन था, ये भी पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। इसने बोला द सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल, टेबल की एक सेलिंग प्राइस है 18,860 आफ्टर द डिस्काउंट ऑफ 18%। 18% का डिस्काउंट के बाद एक वस्तु को 18,860 रुपए का बेचा गया। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ इज 60% ऑफ द मार्क्ड प्राइस, इसकी मार्केट प्राइस का 60% क्या है इसका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस इन रुपीज में। कह रहा 18% की छूट के बाद किसी का विक्रय मूल्य कितना है 18,860 रुपए है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो सब चीजें ना तुम एक लाइन में लिखना सीखो पहले तो। बात कैसे, जैसे कि हमें एक बात पता है कि हमारा डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, आप ये बताओ। डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है किस पर, मार्केट प्राइस पर, अंकित मूल्य पर। ठीक है, और हमें एक बात पता है कि हमारा प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। देखो हमें डिस्काउंट भी दिया हुआ है, हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है कितना 18,860, तो 18,860 रुपये, 18,860 रुपये, मुझे बताओ क्या है ये सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे आती है ये बताओ। मार्केट प्राइस अगर मैं कहूँ कि भैया हमारा 100 है, तो इसने इस पर डिस्काउंट दिया, कितने का दिया डिस्काउंट 18% का। इसका मतलब ये सामान बेचा गया कितने का होगा 82 82 का। ठीक है, मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 82 की। हमें किसकी वैल्यू चाहिए 100 की। तो ये हमारे पास ये जो बॉक्स मैंने बनाया है, ये बॉक्स ये हमारे पास क्या है ये बताओ। ये आया हमारे पास मार्केट प्राइस, और क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जो कॉस्ट प्राइस है वो मार्केट प्राइस का 60% है। तो ये जो हमने बॉक्स में बंद करा है, जो गोले में बंद करा है, इसका मुझे क्या निकाल देना 60%। इसका जो 60% है वो क्या है भैया, ये जो इसका 60% है क्या है, वो है हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बस कैलकुलेशन करना है, 100 से 100 उड़ा दो। मैं 2 से इसे काट दूँ एक बार, 2 से ही बताओ कितनी बार जाएगा। 2 से जाएगा ये 41 बार। 2 से जरा इसे काटो, 2 निम 18, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 0 का 0। अगर मैं इसे 41 से भाग दूंगा तो 41 दूनी हो जाएगा हमारा कितना, 41 दूनी 82। 82 से बताओ कितना आ गया, 82 से हो गया हमारा, ओहो मक्खी कहाँ से आ गई बे, हटे। चलो जी
हाँ 82 से बताओ हमारा कितना आ गया, 8 और 4 12, मतलब 1 2 और 3 हो जाएगा। अगर नेक्स्ट नंबर हम उतार देंगे, ठीक है। अब मैं इसे 41 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 0 का 0, ठीक है जी। अब तुम जरा इसमें 23 और 6 की गुणा करो, 23 छिक्का 138 और 2 0 का 2 0, 13,800। 13,800 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ये हार्ड है क्वेश्चन। आप देखो इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। चलो जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, 3 numbers are in the ratio 19, ratio 21, ratio 23 if the difference between the thrice of the third number and the sum of the first and second number is 841, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बताना है बिटवीन किसके बीच में, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर के बीच में हमें डिफरेंस बताना है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है 3 संख्याएं हैं 19, 21, 23 के अनुपात में है, ठीक है। यदि तीसरी संख्या का 3 गुना, लो जी तीसरी संख्या का 3 गुना कर देंगे और पहली तथा दूसरी संख्या के योगफल के बीच का अंतर 841 है। चलो मैं करके दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। पहले इन तीनों नंबर का जरा एक बार रेशो लिखो, यहाँ लिखो, मैं लिख दूँ 19x, 21x और 23x। ये बात सबको पता होगी कि मैंने इन तीनों में x क्यों माना है, क्योंकि रेशो के अंदर जो भी नंबर इन तीनों के बीच में कॉमन रहा होगा ना वही कटा होगा। तो जब तीनों में से कॉमन सेम नंबर ही कटा होगा तो हमने हर नंबर को क्या माना, x। हमने ये मान लिया कि इन तीनों नंबरों के बीच में जो भी नंबर कॉमन है, तीनों अनुपात के बीच में जो भी कॉमन है वो x कॉमन है, या कोई भी नंबर हो सकता है, वो हमें क्या पता, ठीक है, वही तो पता लगाना हमें, ठीक है जी। तो इसने बोला क्वेश्चन में तीसरा थर्ड नंबर, आओ जरा एक बार, हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन द थ्राइस ऑफ द थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर का थ्राइस, थर्ड नंबर का 23x, थर्ड नंबर है इसका 3 गुना, 23 तिया 69, 69x, ठीक है जी। और किस किस के बीच का डिफरेंस बताना है, तो थर्ड नंबर का 3 गुने का, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, पहले और दूसरे नंबर का सम। फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का अगर हम सम करेंगे, इन दोनों का जो सम है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा बताओ, फर्स्ट नंबर और सेकंड। मैं ये मान लेता हूँ ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है और ये मेरा थर्ड है, ठीक है। लाइट क्या कर रही है, ठीक है जी। देखो ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का जो योग है वो क्या है, मतलब 19x प्लस 21x, दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो क्या बन जाएगा 40x। हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। इस दोनों के बीच का डिफरेंस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 841। दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ कितना है, कितना हो जाएगा, 9 और 2 29x, ठीक है जी। क्वेश्चन में 29x की जो वैल्यू है वो कितना दे दी, 841, और हमें फाइंड क्या करना है, जरा ये देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। हमें फर्स्ट और थर्ड नंबर के बीच का डिफरेंस है जो पता करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें पता करना है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 4x का, ठीक है। तो हमें 4x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो 29 से जरा मैं इसे काटूं, 29 से अगर इसे हम काटें तो कितनी बार जाएगा बताओ, 29 से कितनी बार जाएगा बोलो, 29 तिया 87 ज़्यादा हो जाएगा, 29 से 2 बार काटो इसे, 29 से जाएगा 2 बार, तो 29 दूनी 58, ठीक है। 87 में देखो वो 3 कम रह गया था, 87 में 84 3 कम रह गया था, तो 29 में से 3 कम करो, 29 में से 3 कम करोगे तो भैया कितना आएगा, 29 में से अगर हम 3 कम करेंगे तो ये बनेगा 226, और जो अगला नंबर है उतार दिया 261। 29 से कितनी बार चला जाएगा, 9 बार। कोई दिक्कत तकलीफ है, तो 29 से नंबर कितनी बार कट गया, 29 बार। वैसे भी तुम्हें दिख रहा है कि 841 29 का ही स्क्वायर होता है, लेकिन फिर भी हमने प्रॉपर तरीके से काटा इसको 19 से। तो हमारे जो x है यहाँ पे सिर्फ x बचा, तो x की वैल्यू कितना है, 29 है। हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, 4x की। तो 4x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 4 इंटू और x बराबर कितना है, 29। तो अगर हम 4x की डायरेक्ट वैल्यू पता करें तो बताओ कितना हो जाएगा, 29 चौक बोलो, 29 चौका 116, 29 चौका 116। कोई दिक्कत तकलीफ है किसी को, नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा इसका, 116, ठीक। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ क्या है, फाइंड द सम ऑफ 4 टर्म्स इन जीपी। चलो जी जीपी का क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। देखो अच्छा एक बात और, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कि आपको बेसिक हर एक चैप्टर के बारे में एटलीस्ट बेसिक बातें पता हैं। जैसे जीपी है, जीपी का आपको
सम का, नंबर ऑफ टर्म्स का सब फॉर्मूले पता है, मैं ये मान के चलने लगा हूं आपको, ठीक है ना। और गिवन द फर्स्ट टर्म कितना 16 एंड द कॉमन रेशो कितना है हमारा 6। आपको जीपी के सम का फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। यदि एक गुणोत्तर श्रेणी जीपी का प्रथम पद कितना 16 और सर्व अनुपात कितना है 6, तो इसके 4 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। चलो जी, इसके जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो ए का मतलब हमारा फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 16, और आर कितना है हमारा, डिफरेंस कितना है, एक जो रेशो बना हुआ है कितने का 6 का, टर्म कितने हैं, सॉरी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 4 माइनस वन अपॉन 6 माइनस वन, ठीक है। अब इसे क्वेश्चन में हमें सोल्व करके देखो 16। अब आप ये बात समझो, हमें क्या निकालना है यहाँ पे 6 की पावर 4। हो सकता है आपको 6 की पावर 4 ना याद हो, 6 की पावर 3 तो याद है, 6 की पावर क्यूब तो आती है आपको पता है 6 की पावर क्यूब होती है 216। बस इसमें 6 की मल्टीप्लाई और कर दो, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 से 36 का 6 हासिल के 3, 6 9 2 1 12 96, तो 1296 हो गया 6 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 6 माइनस 1 करेंगे तो कितना बनेगा 5। तो ये हो गया 16 इंटू, इसे घटाएंगे तो कितना आएगा 1295 बटे 5। कोई दिक्कत तकलीफ किसी को इस बात में नहीं है, हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है, सोल्व करना है इसको, ठीक है। मैं इसको जरा एक बार यहाँ से इरेज कर दूँ और इधर की तरफ में इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। आओ जरा इस क्वेश्चन को इधर आओ, यहाँ लिखा हुआ है 16 इंटू 1295 अपॉन 5, 5 से जरा इसे उड़ा लो भैया, 5 दूनी 10, 5 है 5 है 25, 5 निम 45, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, हमें 16 की गुणा कर देनी है, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80 और 16 निम्मा 144, तो ये हो गया 4 4 8 2 10 और 1 11 और 3 और 1 4, 4144, तो 4144 ऑप्शन नंबर ए। देखो मैं मल्टीप्लाई भी आप के सामने करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये रहे कि हाँ भाई ये नहीं कि कैलकुलेशन बस ऐसे ही मैं आपको फटाक से लिख दूंगा, हाँ मल्टीप्लाई करके ये आ गया वो आ गया, आपको भी पता होना चाहिए हमें मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है, ठीक। अब आप देखो मैंने मल्टीप्लाई 16 की मल्टीप्लाई इसमें कैसे करी, ऐसे नहीं कि पहले 6 ही करेंगे फिर 1 ही करेंगे, ये सब नहीं नोटिंगबाजी करनी है, ठीक है। तो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप समझते हुए चलेंगे साथ साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आए एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने बोला है एक्स कैन फिनिश द वर्क इन 153 153 दिन। ओहो कितना बड़ा दे देगा एक साथ, है ना, 153 दिन। y इस काम को फिनिश करता है 255 में, z इस काम को खत्म करता है कितने में 340 में। तो कह रहा हाउ मैनी डेज विल दे रिक्वायर टू कंप्लीट द वर्क x y z आर वर्किंग टुगेदर। अगर देखो ये क्वेश्चन आप सब लोगों ने सोल्व करा होगा, ये अगर आप टाइम एंड वर्क क्वेश्चन करते हैं तो टाइम एंड वर्क में ये आपके स्टार्टिंग के ही 10 12 15 क्वेश्चन के अंदर ये वाला टाइप आ जाता है हमारे पास, सिंपल है आसान है, ठीक है। लेकिन बात क्या है कि इसने क्या करा, इस नंबर को बड़ा बड़ा दे ताकि बच्चा एलसीएम ले, इनका एलसीएम लेने में उसको तकलीफ हो, ठीक है। अब देखो एलसीएम को आप आसान तरीके से कैसे लेंगे जरा वो समझे, ठीक है। अच्छा हिंदी में पढ़ दूं मैं एक बार क्वेश्चन। x किसी कार्य को 153 दिनों में कर सकता है और y उसी कार्य को 255 दिनों में कर सकता है, z उसी कार्य को 340 दिनों में कर सकता है, और हमें ये बताना है कि भैया x y और z तीनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में खत्म कर देंगे। आओ x इस कार्य को खत्म कर सकता है 153, y इस कार्य को खत्म कर सकता है 255 और z इस काम को खत्म कर सकता है कितने दिनों में 340। तुम्हें एक बात दिखाई दे रही होगी, देखो सबसे पहले इन नंबर्स के फैक्टर कर दो, तोड़ दो इनको। कैसे, देखो ये मुझे दिख रहा है कि हाँ भाई इसके अंदर 17 दिख रहा है, हाँ कितना 17 इंटू 9 होता है 17 निम्मा, ठीक है। इसको और देखो इसमें 17 दिख रहा है आपको, 17 दूनी 34। अब देखो इसमें चेक करना जरा 17 है क्या इसमें, एक बार देखो 17 से अगर मैं इसे काटूँ तो 17 इसके अंदर क्या क्या दिख रहा है, 17 एकम 17, हाँ 17 है इसके अंदर, देखो 17 एकम 17 कितना बचा 8 और 17 पंजे 85। इसके अंदर 17 इंटू 15 है, 17 इंटू 20 है, 17 इंटू 9 है। मुझे इन तीनों नंबर्स का क्या लेना है एलसीएम। अब इन तीनों नंबर का अगर मुझे एलसीएम लेना है तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ लिखा हुआ है कितना 340। इसके अंदर क्या क्या आता है मैं लिख देता हूँ, 340 मेरे पास आ गया। 340 से कट जाएगा, ठीक कट जाएगा। इसके अंदर फैक्टर क्या है 17 और 20। अब आप इसे चेक करें, देखो इसके अंदर 17 है, क्या 255 से 340 कट जाएगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। आप ये देखो यहाँ फैक्टर चेक करो, यहाँ 17 है, 17 यहाँ भी है, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है। अब इसके 15 के अंदर 5 और 3 आता है और यहाँ 20 के अंदर 5 और 4 आता है, तो यहाँ इसका 5 है, 5 तो इसमें भी है, बस इसमें 3 है, यहाँ 3 नहीं दिख रहा हमें कहीं भी। अगर 3 नहीं दिख रहा तो भैया हमें यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसके यहाँ भी
3 लिख के दिखा दिया, फैक्टर करके दिखा दिया आपको, 3 लिख दिया। अब नीचे से जो ये नंबर लिखे हमने ये हटा दो, कन्फ्यूजन ना हो ताकि आपको, ठीक है। अब मेरा ये नंबर जो 340 × 3 है, ये नंबर हमारा किससे कट जाएगा, 340 से भी और 255 से भी कट जाएगा, ठीक। अब ऊपर वाला नंबर चेक करो, इसके अंदर क्या आता है भैया, 17 है, बिल्कुल है, 17 जी है बिल्कुल। 9 है, 9 नहीं है, लेकिन 3 × 3, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये रहा हमारा 3 तो है, 3 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ एक 3 और एक्स्ट्रा। क्या 17 × 3 के अलावा और 3 है क्या, सिर्फ 20 ही तो बचा हुआ है, 20 के अंदर तो 3 कहीं भी नहीं आता, ठीक है। नहीं है तो हमने इसे एक 3 और देना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारे पास क्या, टोटल वर्क। मल्टीप्लाई करके लिखने की आवश्यकता नहीं है, अच्छा सबट्रैक्शन में दिया हुआ है, चलो जी। वैसे भी लिखने की आवश्यकता है नहीं, तब भी हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे एक आसान तरीके से ही, ठीक है। ऊपर जो लिखा हुआ है ये है 340 × 9। 17 × 20 से इसको तुम भाग दोगे तो कितना आएगा, 3, ठीक है। 17 × 20 ये रहा इसके अंदर, अच्छा एक मिनट, 17 × 20 तो है, लेकिन एक 3 और भी तो है एक्स्ट्रा, वो जो एक्स्ट्रा 3 ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। 17 × 20 से भाग देंगे तो आएगा कितना, 9, सॉरी 3 नहीं 9 आएगा, ठीक है। 17 × 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 बार जाएगा। इसे चेक करो एक बार, 17 है इसके अंदर, 17 हैगा भैया, 5 और 3, 5 और 3 देखो, 5 चौके 20, 17 हैगा, 5 है, 17 है, 5 है, 3 है, क्या नहीं है, 4 और 4 3 12, तो ये से 12 बार कटेगा। इसको चेक करो, यहाँ 17 है, बिल्कुल है, 17 हैगा, 3 ये रहा, 3 ये रहा, 17 3 3 है, कितना और चाहिए, 20 और चाहिए, मतलब 5 × 4 और चाहिए, तो कितना यहाँ पे इससे जाएगा 20 बार। बोलो यहाँ कोई दिक्कत तकलीफ किसी को नहीं है। हमें जो भाग करना है टोटल 340 × 9 है। अब इन सबको जरा ऐड कर दो एक बार, ये कितना बन गया, 21 और 20 41, नीचे आएगा 41, ठीक है। पहले ये चेक करो, सबके नीचे प्राइम नंबर 41 है, सबके नीचे 41 है, चलो जी बहुत बढ़िया। हमें क्या चेक करना है, देखो इसको बिना डिवाइड करे क्वेश्चन को अब चेक कैसे करेंगे। जब तुम ऊपर नंबर की मल्टीप्लाई करोगे, चाहे कुछ भी आए मल्टीप्लाई करके, लास्ट में तो 0 आएगा और बटे में है 41। मैंने फिलहाल अभी इसको कैलकुलेशन को कैसे हम आसान करेंगे, ठीक है। देखो 340 की मैं 9 में गुणा करूंगा, चाहे नंबर कुछ भी आए, लेकिन लास्ट में 0 तो नहीं कटने वाला किसी से, क्योंकि नंबर लास्ट में नीचे अपॉन में क्या है 41, 41 एक प्राइम नंबर है, और 41 से लास्ट का 0 खत्म होने वाला रहा, खत्म नहीं होगा, मतलब लास्ट में जो भी नंबर ऊपर मल्टीप्लाई करके आएगा ऊपर 0 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो अब जरा मैं ये चीज़, हाँ अच्छा इसके ऑप्शंस को मैं जरा ठीक करके लिखता हूँ एक बार, और चीज़ें थोड़ी अच्छे समझ में आएंगी, तो आपको थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, 1 मिनट को, इसके ऑप्शंस थोड़े से मैं एक बार इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है मैं उनको थोड़ा सा बड़ा करके लिखूंगा, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझा पाऊँ। देखो इसके ऑप्शंस इस तरीके से दिए हुए हैं, ये देखो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ये है 70 26 सही 41। अगला ऑप्शन है 74 सही 26 बटे 41, ठीक है जी। फिर अगला ऑप्शन है 76 सही 26 बटे 41। फिर ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो है 72 सही 26 बटे 41। इसके ऑप्शंस को एक बार चेक करो आप, देखो आपने लास्ट में सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करनी है। यहाँ 1 है, 1 की मल्टीप्लाई आप 0 में करेंगे तो क्या बनेगा, 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, और 0 में आप 6 जोड़ेंगे तो हमारी जो यूनिट डिजिट जो भी आएगा इसको सोल्व करके ऊपर यूनिट डिजिट लास्ट में क्या रहेगी, 6 रहेगी। लेकिन हमें लास्ट में क्या चाहिए, 0 चाहिए। इसको देखो 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 और 6 10, लास्ट में 0 आ गया, नहीं आ गया, लास्ट में 0 आ गया, तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, 74 सही 26 बटे 41। 74 सही 26 बटे 41 मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। आपको बात समझ में आई। आप और देखो चेक करके, 6 की 1 की 6 में करो तो कितना हो गया, 6 कम 6, 6 और 6 12, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या बनेगी इसमें, 2 बनेगी, तो ये भी नहीं होगा आंसर। आपने 1 की मल्टीप्लाई 2 में करी 2, और 2 में 6 जोड़ो कितना बनेगा 8, तो यहाँ लास्ट में क्या बनेगा 8। हमें लास्ट में क्या चाहिए था, 0, जो कि हमारा सिर्फ एक ऑप्शन से बन गया। देखो अभी आपको टाइम इसलिए लगाओ क्योंकि मैंने आपको समझाया है। जब आपको ये चीज़ अच्छे से, आप इस बात को यूज़ करना प्रॉपर तरीके से सीख जाएंगे, यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, तो आप इस क्वेश्चन को देखते और देखते ही आप बस यहाँ तक आते हैं। आपको पता है बटे में क्या 41 है, लास्ट में 0 चाहिए, फटाफट चेक करते हैं यहीं से, यहाँ से मतलब 6 और 6 और 4 10, खत्म, लास्ट में आंसर आ गया। क्लियर पॉइंट। तो आपको हर एक चीज़ का इस्तेमाल करना है, ये नहीं कि आप बस लगे इसको डिवाइड करने, 41 का पढ़ा पढ़ने लग गए, इसमें डिवाइड करने लग गए। क्लियर पॉइंट। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है जी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोला है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट वुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द, इतना बड़ा नंबर लिखो, ओहो बहुत बढ़िया है, सो दैट द रिमेनिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 9, ताकि बचा हुआ नंबर किससे डिवाइड हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे इतना बड़ा नंबर ओहो में से घटाया जाने पर शेष संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है जी। देखो अब आपको 9 का डिविजिबल रूल तो पता होगा,
कहने का मतलब ये है कि जब डिजिट्स का सम 9 से कटे मतलब वो नंबर 9 से कटेगा। जैसे एक नंबर होता है 18, ये हमारा 9 से कटता है, तो देखो इनका जो सम है वो क्या है 9 से कटता है। ऐसे देखो आप 27 हमारा 9 से कटता है, बिल्कुल कटता है जी। 2 और 7 को आप जोड़ो कितना आएगा 9 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है? आप समझ रहे हैं बात को? ठीक है। अब देखो एक नंबर होता है 729 को हम चेक करेंगे कि ये 7 से कटता है कि नहीं कटता। देखो डिजिटल सम इनका चेक करो, 7, 2 और 9, क्या ये हमारा 9 से कट रहा है? एक बार चेक करने के बाद 7 2 9 9 9 18 भैया 9 से कटता है, मतलब इनकी डिजिट का सम 9 से कटना चाहिए बस। कोई भी नंबर जिसका डिजिटल सम 9 से कटेगा वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है। अब देखो एक तरीका तो ये होता है कि हाँ भाई आपने चलो इस क्वेश्चन की सारी डिजिट्स को ऐड कर लिया, लेकिन हम बिना डिजिट को ऐड करे भी कैसे सोल्व कर सकते हैं जरा वो समझो। जैसे 729 है, इसी एग्जांपल को समझो। 729 मुझे देखना है, इसमें से 9 अलग करते चले जाओ। 9 से 9 कट जाएगा, हट गया। 7 और 2 9, 7 2 9 ये भी कट गया, मतलब ये नंबर 9 से कटेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हमें यही चीज़ यहाँ चेक करने ये देखना है कि कौन सा नंबर है, हमारे डिजिट्स कौन कौन से हैं जो 9 से कट रहे हैं। देखो एक तो 9 है, 9 से 9 कट जाएगा। 6 और 3 9, ये 9 से कट जाएगा। और नहीं दिख रहा मुझे किसी का सम ऐसा जो 9 से कट जाए, नहीं दिख रहा। तो भैया आप सोल्व करें। देखो 7 और 8, 8 7 15, 15 और 4 19, 19 और 7 26, 26 और 4 30। इनके डिजिट का जो सम बना है बचे हुए का वो है 30। क्या ये 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा, पहली बात। दूसरी बात देखो कहाँ तक कटेगा 9 से, ये जाएगा ऊपर भैया 27 तो कट जाएगा पूरा 27 कट जाएगा। और 27 के बाद क्या बचा 3 बटे में क्या है 9। मतलब अगर मैं 9 से अगर इनका डिजिटल सम 27 होता तो भैया ये पूरा कट जाएगा। बस एक एक्स्ट्रा क्या आ रहा है इसमें, इस नंबर के अंदर एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा आ रहा है इसके अंदर 3। अगर इसके अंदर से 3 हट जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मतलब अगर मैं इस पूरे नंबर में से 3 घटा दूं तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है किससे? 9 से। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लें एक बार इसका और फिर क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो आसानी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 7वां क्वेश्चन नंबर हो गया। 8वें क्वेश्चन नंबर पे आप आए। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 151 टर्म्स ऑफ एपी। अब क्वेश्चन ये एपी का आ गया। हुज फर्स्ट टर्म, जिसकी पहली टर्म क्या है और थर्ड टर्म क्या है? 175 और थर्ड टर्म है 185 रेस्पेक्टिवली। हमें उसका क्या बताना है? सम। आपको एपी के सम का फॉर्मूला पता होगा, ठीक है? नहीं पता तो मैं लिखूंगा अभी। उसी समांतर श्रेणी पर के पहले 151 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद और तीसरा पद क्रम से 175 और 185 है। आपको पहले एक बात बता दूं मैं कि एपी के अंदर जो हमारा डिफरेंस होता है वो हमारा हमेशा क्या होता है? कंटिन्यू होता है। ऐसा नहीं कि पहली टर्म में 1 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया। हमेशा डिस्टेंस जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा? रेगुलर होगा। देखो जैसे इसने बोला है फर्स्ट नंबर है 175 और जो थर्ड नंबर है वो है 85। इन दोनों फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का? 10 का। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं इसे 2 से भाग करूंगा तो सबके बीच में कितने का डिफरेंस है? 5 5 का। जो सेकंड नंबर है हमारा मतलब 10 है, तो सेकंड जो नंबर होगा वो कितना होगा? 180 होगा, फिर 185 होगा। मतलब 5 5 का डिफरेंस कॉन्स्टेंट रहेगा। आप बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो एपी में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। तो मतलब ये जो नंबर जो इनका जो डिफरेंस कॉन्स्टेंट जो डिफरेंस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? डी। तो डी कितना है क्वेश्चन में? 5। ए हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, पहली जो पद होता है। तो पहला पद क्वेश्चन में दिया है कितना है? 175 है भैया। चलो जी 175 पहला पद हो गया, 175 हमारा पहला पद हो गया। फिर इसने बोला है क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 151। तो एन की जो वैल्यू है क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 151। हमें क्या करना है क्वेश्चन में सोल्व? ये बताओ। हमें क्वेश्चन में सोल्व करना है इनका सम। एस एन का फॉर्मूला होता है, सॉरी एस एन का फॉर्मूला होता है, मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, ये तो फिर नीचे स्पेस नहीं बचेगा। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, मतलब एपी में सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n तुम्हें पता है कितना होता है? 151/2। 2 इंटू ए कितना है हमारा? फर्स्ट टर्म कितना है? 175, ठीक है, प्लस n कितना है? 151 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा? नंबर ऑफ डिफरेंस है वो कितना है? 5। हमें इसको सोल्व करना है। देखो अब ये गलती मत कर देना कि पहले 2 से 151 को डिवाइड कर दो, आंसर पॉइंटों में लेके चले जाओ। कैलकुलेशन को हमेशा कोशिश ये करनी है, मुझे दिख रहा है कि हाँ अंदर से मैं 2 अगर बाहर है तो मैं अंदर से 2 यहाँ से निकाल सकता हूँ और यहाँ कितना आएगा? 150, और 150 से भी मैं 2 बाहर निकाल सकता हूँ। तो कैलकुलेशन को आसान करना है, हार्ड नहीं करना है कैलकुलेशन को। तो यहाँ लिखा हुआ है 151/2, इसके अंदर है 2 इंटू 175 प्लस यहाँ कितना है? 150 इंटू 5। मैं अगर 151/2 इससे अंदर से 2 बाहर निकाल दूं तो यहाँ बचेगा 175 और प्लस 2 यहाँ से कहाँ जाएगा? 2 इंटू 75 इंटू यहाँ लिखा हुआ है 5। ये 2 कहाँ चला गया? बाहर। और मैं 75 और 5 की अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो करना जरा 75 और 5 की मल्टीप्लाई करो, 5 7 35, इधर लिख देते हैं। चलो मल्टीप्लाई करके हम कर रहे हैं 75 की ओर
75 और 5 की मल्टीप्लाई। देखो 5 सत्ते 35 मतलब 350 और 5 से 5 से 25। ये सब चीज़ें मैं लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ये सब ना माइंड में करना है, माइंड में कैलकुलेशन करनी है भाई, ठीक है। ये सब चीज़ ऐसे मैंने क्या लिखा, मैंने 75 को तोड़ दिया 70 और 5 में, पहले 5 की 70 में कर दी, फिर 5 की 5 में कर दी, तो 350 में 25 ऐड कर दिया, कितना हो गया 375। तो यहाँ लिख दो अब 375, 2 से ये दो गया 151 इंटू। अब देखो जरा इसको सम कर लो एक बार, इसको सम करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, देखो 5 और 5 10, 7 और 7 14 और 1 15 का 5 हासिल का 1, और 3 और 1 4 और 1 5। हमें 151 और 550 की मल्टीप्लाई करनी है। मतलब कहने का ये है 55 के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है 11, जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, बाकी मैं इसको मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूँ कैलकुलेशन को थोड़ा और आसान करने के लिए। यहाँ लिखा हुआ है 151 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 10। अब पहले 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो, करेंगे तो भैया ये बनेगा हमारा 5 एकम 5 एकम 5, 5 से 5 से 25 और 5 एकम 5, तो 5 5 और 7 755 755 और 11 अभी मल्टीप्लाई में बाकी बचा हुआ है और एक 10 बचा हुआ है। मैं 11 की मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, इसको 11 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो यहाँ हमारा क्या आएगा 5 का 5 5 और 5 10, 7 5 12 और एक 13 का 3 हासिल 1, 7 और 1 8, और लास्ट में जो एक जीरो था वो जीरो लगा दिया। तो 830505 830505, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। देखो अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि मैंने कैलकुलेशन को कहीं भी ऐसी कैलकुलेशन नहीं बनाई है ताकि मुझे बहुत बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़े, ना ही मैं आंसर्स को पॉइंटों में लेके जा रहा हूँ। बहुत आराम से कैलकुलेशन करना है, हमें दिखाता है। आपको बस कैलकुलेशन करते समय ऑब्जर्व कर लेना है कि मैं इस कैलकुलेशन को आसान कैसे कर सकता हूँ। मुझे दिख रहा था यहाँ बटे में 2 है, मैं 2 से इसको भाग कर दूंगा और आंसर पॉइंटों में चला जाएगा। मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे दिखा के इसके बटे में 2 है, लेकिन मैं यहाँ से 2 बाहर निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ से एक 2 गया, मुझे पता था यहाँ 150 है, 150 से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो मैंने यहाँ से भी एक 2 बाहर निकाल दिया। यहाँ 75 इंटू 5 हो गया, 75 इंटू 5 की हमने गुणा कैसे करी है 70 और 5 को तोड़ दिया, पहले 5 की मल्टीप्लाई 70 में करी, कितना 350, और फिर उसमें 25 की एडिशन कर दिया, तो कितना बन गया 375। तो हमने 375 लिखा, यहाँ 175 लिखा, दोनों को ऐड करा 550 बना, यहाँ हमारा 151 बचा। मुझे भी ये दिख रहा था कि अभी 151 डायरेक्ट 55 की मल्टीप्लाई मत करो और तोड़ के थोड़ा करो। मैंने इसको लिख दिया कितना 11 इंटू 5 इंटू 10, पहले मैंने 5 की गुणा करी, इसमें 5 की गुणा करने के बाद इसमें क्या आता है 755, फिर हमने इसमें गुणा किसी करी 11 की, 11 इंटू 10 मैंने अलग लिख दिया, 11 की गुणा इसमें करेंगे। 11 की गुणा करने का नियम क्या होता है भैया, लास्ट का नंबर ऐसे कैसे लिखो, सॉरी तो जीरो था ना ये वाला, लास्ट का नंबर ऐसे कैसे लिखा, फिर 5 और 5 10 की जीरो हासिल 1, 7 5 12 13 और 7 और 1 8, ठीक है ना, और लास्ट में जो जीरो था उसको ऐसा कैसे लिख दिया, ठीक है ना। हमेशा कैलकुलेशन कोशिश ये रखनी है कैलकुलेशन को कैसे आसान किया जा सकता है। वैसे भी तुम इसको चेक कर सकते हैं 11 का मल्टीपल, जो भी ऑप्शन 11 का मल्टीपल होता है वो यहीं से हमारा आंसर आ जाता कि कौन सा ऑप्शन इसमें 11 का मल्टीपल है। तो जो एक बार चेक करते हैं 11 का मल्टीपल कैसे चेक होता है। हम ऐसे करते हैं, ऑप्शन नंबर ए देखो, जो अल्टरनेट जो डिजिट्स होती हैं उनका जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है इवन और ओड, इवन प्लेसेस और जो हमारी ओड प्लेसेस है, जैसे हमारा ओड पे कौन आता है 1 पे 3 पे और 5 पे, तो 8 आ गया, 0 आ गया और 0 आ गया, तो 8 0 और 0 को मैं ऐड करूंगा, तो बोलो जरा कितना बनेगा 8 0 0 को ऐड करके क्या बनेगा 8, और 5 और 4 9, तो 9 में से हम 8 घटाएंगे तो कितना आएगा जरा बताओ डिफरेंस 1 का, और 1 11 से नहीं कटता, या तो डिफरेंस 0 हो या फिर ऐसा नंबर डिफरेंस हो जो 11 से कटता हो, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता था। ये देखो सॉरी 8 0 और 0 और 5 और 2 7 और 8 0 और 0 8 5 और 2 7, डिफरेंस यहाँ भी 1 का, ये भी 11 से नहीं कट सकता। ये देखो 8 0 0 कितना हो गया 8 5 और 1 6, ये भी 8 से नहीं कट सकता। 8 और 6 में कितने का डिफरेंस होता है 2 का, 2 नहीं कटता 11 से, या तो 0 हो डिफरेंस। अब इसे देखो 8 0 और 0, 8 0 0 को हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 8, और 5 और 3 8, अब 8 में से 8 घटाऊँ कितना आएगा 0, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। तुम 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, लेकिन मैंने तुम्हें भी डिवाइड करके भी दिखा दिया प्रॉपर डिवाइड भी कैसे करना है, ठीक है। डिवाइड मैंने इसको प्रॉपर करा, आप इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार। हमें साथ साथ ये भी सीखना है कि हम कैलकुलेशंस को कैसे आसान कर सकते हैं, ये नहीं कि बस ऐसे आंसर नहीं निकालना झटपट, हमें ये भी सीखना है कि क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना कैसे है, ठीक है ना। चलो जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया, और क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ आप। एक काइंडली सोल्ड फॉर कितने का 1325 में एट द प्रॉफिट ऑफ 25%, व्हाट वुड हैव बीन द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑन इट इफ ही हैड बीन सोल्ड कितने डॉलर में 742 में बिकता। तो मतलब कहना चाह रहा है एक किंडल को 25% के लाभ पर, ये डॉलर के साइन है, $1325 में बेचा जाता है। यदि इसे
742 में बेचा जाता तो वास्तविक लाभ या हानि क्या होती, परसेंटेज में बतानी है। चलो जी देखो, कहना ये चाह रहा है मैंने 1325 में बेचा तो मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट हुआ मुझे, 25% का। अब सबको एक बात पता है कि कॉस्ट प्राइस को हमने क्या मान लिया, पूरा है 100%। मुझे इस पर प्रॉफिट हो गया कितने का, सॉरी 25% का। मुझे इस पर प्रॉफिट होता है 25% का। तो जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगा, 125%। हाँ या ना, ठीक है। 125% की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितना, 1325। ये किसकी वैल्यू है, 125% की। अब देखो ये मेरे पास 125% की वैल्यू कितना, 1325। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, 100%। अगर तुम चाहो तो यहां से डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। 100% की वैल्यू फाइंड करो। देखो कैलकुलेशन को मैं इस क्वेश्चन को एक तरीके से और भी करके दिखाऊंगा, पहले आप प्रॉपर डिटेल से समझो। तो मैंने इस क्वेश्चन की क्या निकाल दी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हम सोल्व करेंगे तो हमारा ये 25 से जाएगा 5 बार और ये जाएगा 25 से 4 बार। 5 से छोड़ो, 5 दूनी 10, 5 है 25, हमारा कितना बच गया 7। एक मिनट हमने कुछ गलत कर दिया क्या, 5 दूनी 10, 5 छंग चला जाएगा ना, सॉरी 5 से जाएगा ये हमारा, 5 से काटो पहले से, सॉरी हाँ 5 से, 5 दूनी 10, कितना बचा 32। फिर कितनी बार चला जाएगा, 5 छंग 30 और 5 है 25। 4 की इसमें हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा बोलो, 4 की गुणा करो इसमें तो ये चला जाएगा 4 दूनी 8, 4 छिंग 24, 4 पंजे 20, ठीक है 0, 6 और 10। 1060। 1060 क्या है इसका ये बताओ, 1060 है इसका कॉस्ट प्राइस। वो कह रहा है कि अगर मैं इसको 742 में बेचता, कितने में, $742 में बेचता, तो कॉमन सेंस की बात है भाई, लॉस ही होता। ठीक है, तो मतलब हानि वाले आंसर होंगे, या तो ये होगा आंसर या तो आंसर ये होगा। ठीक है, लाभ वाले तो होने से रहे। ठीक है जी, तो कितने, अगर मैं इसको कितने पे सेल करता, सेलिंग प्राइस क्या कर देता इसकी मैं 742 और इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है 1060। चलो जी, तो 1060 और 742 में एक बार डिफरेंस चेक कर लो, कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, घटाओ जरा भैया। 10 में से 2 गए 8, 5 में से 4 गया 1 और यहाँ कितना बचा, 10 में से 318। 318 भैया, 318 का हो जाता लॉस। किस पर, लॉस हमेशा या प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस 1060 और परसेंटेज का साइन 0 से 0 गया। देखो इस साफ साफ दिखाई दे रहा है इसका ये कितना गुना है, 3 गुना। तो इसको 30% का क्या हो जाता लॉस, 30% का क्या हो जाता है इसे लॉस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाता, 30% की हानि। ठीक है ना। चलो जी देखो, अब इस क्वेश्चन को हम और दूसरे तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो जरा ये समझो। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 1325 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे, किसके बराबर है, 125% के। और हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 742 की वैल्यू परसेंटेज में कितनी होगी, जरा ये पता करो। तो 125% और बटे में कितना, 1325 और 742 परसेंटेज में हम पता कर रहे हैं कि 742 परसेंटेज में कितना है। 25 से आप जरा इसको उड़ा लें एक बार, 25 पंजे 125, 25 से बताओ इसमें कितनी बार जाएगा, 25 पंजे 125, कितना बच गया 7, 25 तिया 75, 53। देखो जी 53 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है, कोई बात नहीं भैया, ये चेक करो। अगर आंसर हमारा एग्जैक्ट है तो 53 से एक बार चेक करो, क्या 53 से ये नंबर पूरा कटेगा। एक बार देखो 53 से अगर मैं इसे काटूं तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। एक बार कटेगा, कितनी बार कटेगा जरा बोलो, ये एक बार कटेगा। हाँ, ये बचा कितना बचा, यहाँ बचा हमारा कितना 1, हाँ 1 और 7 में से 5 गए तो 2, 21 और हमने नेक्स्ट नंबर उतारा 2। 53 से चेक करो, ये लगभग इसका 4 गुना है, तो इससे जा रहा है 14 बार। ठीक है, ये लगभग इसका 4 गुना है, जा रहा है इसे 14 बार। तो ये हो गया कितना, 14 पंजे 70। तो परसेंटेज में 70% के बराबर है, मतलब 742 की वैल्यू परसेंटेज में 70% के बराबर है। और तुम्हें एक बात पता है कि कॉस्ट प्राइस जो होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100%। 100% से कितना कम है ये, 70% उसकी वैल्यू है। इसका मतलब है कि इस पर कितने का लॉस हो रहा है, 30% का। तो इस पर कितने का लॉस हो रहा है, 30% का इस पर लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। देखो अब हमने ना तो इसमें कॉस्ट प्राइस पता करा, हमने कुछ भी नहीं पता करा इसमें, हमें बस सिर्फ ये पता था कि 325 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 125 और 742 की वैल्यू हमने सोल्व करके निकाली परसेंटेज में, कि परसेंटेज में 742 का कितना मतलब है। तो 742 का परसेंटेज में 70% मतलब है, 70%। कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100%, तो भैया 100% से तो कम ही है, तो इसका मतलब हानि हो रही है। कितने परसेंट की हो रही है हानि, 30% की हानि हो रही है। बोलो किसी को डाउट है इस बात में? तो चलो जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन बोला फाइंड द
फ्रैक्शन ऑफ, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो सबको कोई भी बना सकता है इस क्वेश्चन को, जिसने एक बार भी पढ़ा होगा वही करेगा। 0.3585858 इसका रिपीटेशन चलने लगा हुआ है, मतलब कहने का ये है क्वेश्चन में ये रिपीटेड है, 5858 बार बार रिपीट हो रहा है। जो रिपीटेशन होता है उसको बार लगा के हम रोक देते हैं रिपीटेशन को। इसको किस तरीके से लिखेंगे हम, 358 बार नहीं है, 3 के ऊपर बार नहीं है तो इसमें से -3 बटे में जितने नंबर के ऊपर बार है उतने नीचे 9 और जिसके ऊपर बार नहीं है उतने ही 0। ठीक है, जितना नंबर पे बार है उतने 9 और जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0। तो अब जरा इसको घटा के लिखो भैया, 355 बटे 990। ये तो सबको आसानी से कोई भी कर लेगा इसको। ठीक है, आसानी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी इन्वेस्ट करते हैं टोटल सम ऑफ ₹2,40,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। ए गेट 15,000 रुपये, बी को मिलते हैं कितना 20,000 रुपये, सी को मिलते हैं 25,000 रुपये। हमें ये बताना है कि भैया अमाउंट कितना इन्वेस्ट करा गया किसके द्वारा, ए एंड सी के द्वारा एक साथ। ए और सी का कंबाइन पता करना है कि दोनों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। क्वेश्चन बोला गया 3 भागीदार हैं ए बी और सी, ये उसका पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो भागीदारी में उन्होंने 2,40,000 रुपये का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में जो लाभ के रूप में ए को मिलते हैं 15,000 रुपये, बी को मिलते हैं 20,000 रुपये, सी को मिलते हैं 25,000 रुपये प्राप्त होते हैं। हमें ये बताना है ए द्वारा एक साथ, ओहो ए और यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ए और सी, ए और सी द्वारा एक साथ, अच्छा कितने गलत लिखा हुआ है, राशि का निवेश किया गया था। हमें ए और सी का कंबाइन इन्वेस्टमेंट पता करना है कितना है। चलो जी ठीक है, ए बी और सी, पहले इस बात को छोटी सी एक फॉर्मूला समझ लो। इसमें होता क्या है, मान के चलो आपने जितने भी रुपए का इन्वेस्टमेंट करा, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, वो बराबर बनता है हमारा प्रॉफिट। इसमें क्वेश्चन में टाइम तो सबको पता भी है, 1 साल के लिए बोला, क्या रहा वर्ष के अंत में, देखो जरा अंत में, वर्ष के अंत में, मतलब टाइम देखो हमारा 1 साल। ठीक है, तो हमारा जो ये इन्वेस्टमेंट है वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उसके प्रॉफिट के, मतलब प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रॉफिट। भाई जो जितना ज़्यादा पैसा निवेश करेगा उसको उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना कि मान के चलो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए का और आपने लगाए 10,000 रुपये और आपके दोस्त ने लगाए 90,000 रुपये, तो ऐसा थोड़ी ना कि प्रॉफिट भी दोनों बराबर बटेगा। जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल सेम वही बात है। हमने टोटल पैसा लगाया 2,40,000। ठीक है, ए को जो प्रॉफिट मिला है, तो ए का प्रॉफिट, बी का और सी का, इनके प्रॉफिट का जो रेशो होगा वही इनके इन्वेस्टमेंट का भी रेशो होगा। तो ए का प्रॉफिट है कितने का 15,000, बी का प्रॉफिट है कितने का 20,000 और सी का प्रॉफिट है कितने का 25,000। 3 0 से 3 0 उड़ा दो, 5 से 3, 5 से 4, 5 से 5। तो इनके जो प्रॉफिट का रेशो है वो है 3 4 5। तो इनके इन्वेस्टमेंट का भी रेशो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है। तो इन्वेस्टमेंट का भी रेशो ए और बी सी के कितना है 3 4 5। हमें क्या बताना है क्वेश्चन में कि ये बता दो भैया ए और सी का एक साथ कंबाइन है, ए और सी का एक साथ कंबाइन, ए और सी का, तो 5 और 3 8 की वैल्यू फाइंड करनी है। और कितने की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 2,40,000, 5 4 9 3 12 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है कितना 2,40,000। हमें पता करना है 5 और 3 8 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये है 2,40,000 बटे 12 इंटू 8 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 12 से कितनी बार गया, 8 दूनी 16, 4 0, 1,60,000। तो इन दोनों का जो कंबाइन इन्वेस्टमेंट है वो कितने का 1,60 का, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक, अब आप देख भी रहे होंगे कि क्वेश्चंस तुमने अभी 1 या 2 क्वेश्चन है जो ठीक सा मिला है। ये प्रीवियस ईयर पेपर के आए हुए सारे क्वेश्चन, आप चेक भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, अब देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है। व्हेन अ पॉजिटिव नंबर n इज डिवाइडेड बाय 13 और लीव करता है रिमाइंडर कितना 11 का। रिमाइंडर कितना आता है 11। किसी एक नंबर को n, कोई नंबर है उसको 13 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आता है 11। वो ये कह रहा है भैया वहन, अच्छा 26 n कर दो, मतलब वो जो नंबर है उस नंबर का कितना गुना कर दो, उस नंबर का 26 गुना कर दो। तो ये बताओ सेम डिवाइजर से भाग देने पर, मतलब कि 13 से ही उस नंबर को भाग देना फिर दोबारा, मतलब जो भी वो नंबर हमने 13 से भाग दिया था उस नंबर को तो कर दो 26 गुना और फिर उस नंबर को दोबारा से 13 से भाग करो। तो वगैरह बताओ कितना रिमाइंडर बचेगा। अब आप एक बात देखो, कोई भी नंबर रिमाइंडर कितना आ रहा है उसका 11, अगर तुमने उस नंबर को 26 गुना कर दिया, तुमने उसके रिमाइंडर को भी 26 गुना कर दिया और तुम वापस से उस नंबर को 13 से ही भाग करने लगे हुए हो, 13 से 26 तो भैया कट जाएगा पूरा पूरा। मतलब कहने का ये है कि ये नंबर इस बार 13 से पूरा पूरा कटेगा। 13 से अगर वो नंबर पूरा पूरा कटेगा, इसका क्या मतलब है, उसका रिमाइंडर कोई बचेगा नहीं, 0। अब बात समझ रहे हैं, हमने उस नंबर का 26 गुना कर दिया, लेकिन कम से कम जो 26, इस नंबर के बारे में नहीं पता, इसके बारे में तो पता है 26 के बारे में। 26 तो 13 से कट जाएगा, है ना, और नंबर अगर 13 26 को काटेगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। ठीक है जी,
तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। आसान है ये भी क्वेश्चन, देखो। चलो जी, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13, ये भी देखो आसानी क्वेश्चन है। इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, हमें ये बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पे क्या आएगा ये फाइंड करना। ओह माय गॉड। चलो जी देखो, आप हमें क्या सोल्व करना है, 4 प्लस 3 रूट 5 का स्क्वायर बराबर, क्वेश्चन मार्क की जगह पे x लिखा हुआ है, माइनस रूट 5 का स्क्वायर प्लस 191। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है 4 प्लस ये कितना हो गया, 9 पंजे 45 बराबर x माइनस 5 प्लस 191। ये हो गया हमारा 49 बराबर x, यहाँ कितना आएगा प्लस के 186, क्योंकि प्लस वाला पड़ा है तो इसलिए प्लस का साइन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 186। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब ये इधर आएगा तो माइनस बनेगा, मतलब माइनस के 186 है और यहाँ प्लस है 49। ये मैंने क्या करा, इसको उठा के बस मैं इसको इधर लेके आया हूँ और कुछ नहीं करा अभी, ठीक है। आंसर जो भी होगा माइनस का ही होगा, ये बात तो क्लियर हो गई है। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 16 में से 9 घटाओ कितना आएगा 7, और यहाँ कितना लिखा हुआ है 7 में से 4 गया तो 3 और 1 का 1 माइनस 137। तो माइनस 137 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। अब देखो ये तो आसान है, कैलकुलेशन की बात है, इसमें तो कुछ नया काम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखें एक बार। द एवरेज वेट ऑफ द 32 स्टूडेंट्स इन अ क्लास के अंदर 53.25 kg एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग 16 स्टूडेंट्स का कितना है 49.5 kg है। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास इन kg। एक कक्षा में 32 विद्यार्थियों का औसत वजन 53.25 किलोग्राम है। शेष 16 विद्यार्थियों का औसत वजन 49.5। अब देखो अगर तुम, अच्छा पहले पूरा पढ़ता हूं मैं, कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। देखो अगर इस क्वेश्चन को तुम मल्टीप्लाई से करने लग गए ना, कैलकुलेशन इतनी बढ़ेगी जिसकी कोई हद नहीं है। आपको एवरेज क्वेश्चन सोल्व करने के लिए डेविएशन मेथड का यूज करना प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन को अगर आप डिटेल में करेंगे तो आप जानते हैं सब लोग आप क्या करेंगे, आपको पता है जो पढ़े लिखे हुए हैं, जिन्होंने पहले से ही पता है कि हाँ ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा है बहुत सारे ने, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, 32 की मल्टीप्लाई करेंगे आप इस नंबर में, अब 16 की मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर में, दोनों को आप ऐड करेंगे, जो भी इनका मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आएंगे उन नंबरों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 16 और 32 को जोड़ के उससे उसको भाग करेंगे, ठीक है। मतलब 48 से उस नंबर को भाग करेंगे। सोचो कैलकुलेशन कितना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा थोड़ा ना करना है भाई, पेपर के अंदर एक नंबर कह रहा है 32 है और यहाँ स्टूडेंट्स कितने 16, हमने इनका रेशियो निकाल लिया, यहाँ से कितना आ गया 2 और यहाँ से कितना आ गया 1। 2 जो स्टूडेंट्स थे या टोटल जो 32 थे, हमने रेशियो की फॉर्म में 2 आ गए हैं, वो उनका औसत था कितना 53.25 और इनका औसत कितना है 49.5। अब देखो एग्जाम्पल से समझो, जिनको डेविएशन लगाना आता होगा वो फटाफट लगा देंगे, जिनको नहीं आता है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप एक बार बात को पकड़ना। ये समझो ये 2 बच्चे हैं, इन 2 बच्चों के पास में 53.25 रुपए हैं, ठीक है। ये एक बच्चा है, इस एक बच्चे के पास सिर्फ कितना है 49.5। एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है कि भाई सबके पास औसतन रूप से इक्वल पैसा होना चाहिए, ठीक है। तो हम अपनी तरफ से इन दोनों में से किसी भी एक को ये मान लो कि हमने ये कह दिया कि इन तीनों बच्चों के पास में 49.5 रुपए होने चाहिए, ऐसा हमने माना है, ऐसा है नहीं, हमने मान लिया कि 49.5 इन तीनों बच्चों में तो पैसा है, इतना पैसा तो एटलीस्ट इनके पास बांट ही दो। तो इस एक के पास 49.5 है, बिल्कुल है। इन 2 के पास 49.5 से कितना एक्स्ट्रा, आप ये देखो 53.25 है, मतलब 49.5 से इनके पास कितना एक्स्ट्रा है, आप ये चेक करो एक बार, ये हो जाएगा 3.75 ये एक्स्ट्रा है किसके पास, इन 2 जनों के पास। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ 49.5 हर बच्चे के पास पैसा होना चाहिए, इस एक बच्चे के पास 49.5 है, बिल्कुल है। इन 2 बच्चों के पास तो 49.5 से 3.75 रुपए एक्स्ट्रा है, कितने बच्चों के पास, 2 बच्चों के पास। इनके पास जो रुपया एक्स्ट्रा है, 2 बच्चों के पास इतना रुपया एक्स्ट्रा है, ये पैसा एक काम करो डिवाइड कर दो कितने बच्चों में, सभी बच्चों में जो पैसा एक्स्ट्रा है। सबसे पहले हमने क्या काम करा, इन तीनों बच्चों में 49.5 रुपए बांट दिया, बांटने के बाद जो पैसा एक्स्ट्रा है, अब ये एक्स्ट्रा पैसा सब बच्चों में बटेगा बराबर। टोटल बच्चे कितने हैं 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 1.25, 2 की इसमें गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा भैया हमारा 2.5, कितना बन गया 2.5 या 2.50, ठीक है 2.5। मतलब अभी इन तीनों बच्चों को 49.5 के अलावा भी 2.5 रुपया भी और मिलेगा। तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 49 में आप 2 ऐड करें कितना हो जाएगा 51 और 1 52, तो सबको 52 रुपए मिलेंगे। देखो डेविएशन क्वेश्चन को बिल्कुल तोड़ के रख देता है, आप यकीन मानना इतना आसान तरीका कर देता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन डेविएशन वाले मेथड से, और आप मल्टीप्लाई वाले मेथड से करोगे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो डेविएशन वाला मेथड आपको प्रॉपर तरीके से यूज करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए जी अब क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट पाए क्वेश्चन नंबर 15, द सम ऑफ द मनी इन्वेस्ट एट अ सिंपल इंटरेस्ट बिकम 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 25 ईयर्स, हाउ मेनी टाइम्स विल इट बिकम इन 75 ईयर्स। साधारण ब्याज पर निवेशित एक मूलधन 25 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, यह 75 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आप क्वेश्चन देखें। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है अगर हमारा प्रिंसिपल 1 है तो वो अमाउंट कितना हो जाता है 3 गुना। अमाउंट कितना हो जाता है 3 गुना। इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज है वो कितना मिला 2। आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस ये होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी ब्याज पे ब्याज नहीं लगता और कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पे ब्याज लगता है। बस एक यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में कितना टाइम दिया हुआ कुछ, हाँ कितना समय दिया हुआ है 25 वर्ष, मतलब टाइम है 25 साल, मतलब 25 साल के अंदर हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला 2, प्रिंसिपल अगर हमारा 1 है, अमाउंट कितना है हमारा 3 है। कोई दिक्कत तकलीफ इस बात में नहीं। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में बताओ भैया 75 साल के बाद ये कितना गुना हो जाएगा। जब ये 25 साल में इसमें ब्याज मिला है हमें कितना 2 सिंपल इंटरेस्ट मिला है, तो भैया 75 साल में हमें कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। इसका कितना गुना 3 गुना, इसका भी कर दें 3 गुना, 3 दूनी 6, तो 75 साल में हमें कितना ब्याज मिलेगा 6। ये कितना गुना हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना है हमारा 1 है, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा हमें 6, अमाउंट क्या हो जाएगा 7, कितना गुना हो जाएगा भैया 7 गुना। कितना गुना हो जाएगा ये 7 गुना। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। देखो आसान क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट के आसान से क्वेश्चन ही है। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में ही है जो आए हुए हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट चेक करें, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला हुआ है अशोक रो करता है 43.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर आप सब लोग जानते हो रुके हुए पानी के अंदर नाव की एक स्पीड समझ लो कितना है 43.5 है। इफ द रिवर रन कर रही है, मतलब जो रिवर है उसकी जो स्पीड है वो कितना 14.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एंड इट टेक हिम 90 मिनट्स टू रो अ प्लेस एंड बैक, मतलब किसी जगह पे जाके वापस आ जाती है 90 मिनट के अंदर, ठीक है जी। हाउ फार अ प्लेस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके मतलब कुल मिला के हमें ये बताना है उन दोनों ए और बी पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस कितना है, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। अशोक स्थिर जल में किस स्पीड पे चलता है भैया 43.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है। ये यहाँ पे यदि होना चाहिए, यदि नदी की जो स्पीड है वो कितना 14.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है तो उसे एक स्थान पर जाने और वापस आने में टोटल 90 मिनट का समय लगता है। देखो क्वेश्चन का फॉर्मूले तो अलग अलग हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम एक क्वेश्चन को कितने तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर वो फॉर्मूला यूज करने लग गए ना डिस्टेंस वाला, आप समझ रहे कौन सा वाला, मैं आपको बताता हूँ। ये आपका ए और बी, ये आपका वो प्लेस है, आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है। देखो या तो आप इस तरफ से जाते समय नदी की सेम दिशा में बहेंगे या वापस आते समय नदी की सेम दिशा में बहेंगे। एक तरफ से तो ये कंडीशन बनेगी नहीं बनेगी, ऐसा तो नहीं कि दोनों तरफ से इधर से नदी बह रही है और जब तुम उधर से घूम जाओगे बी से एक ही तरफ तो नदी फिर उधर से इधर घूमने लग जाएगी, ऐसा तो नहीं पॉसिबल, ठीक है। या तो नदी इधर बह रही होगी या तो नदी इधर बह रही होगी। हम ये मान लेते हैं कि नदी जो है वो इधर बह रही है, ठीक है। आप नाव से ए से बी तक जाते हैं, बी से ए पे वापस आते हैं, ठीक है। और आपको टोटल जो समय लगेगा वो 90 है। आप जाते समय एक्स की जो स्पीड है, एक्स कितना बोला है क्वेश्चन में, स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है कितना 43.5 और हमने जो नदी है उसकी स्पीड हमने कितना मान लिया 14.5। अगर नदी इधर बह रही है, मतलब स्टीम कैसे हो जाएगी हमारी डाउन स्ट्रीम की तरफ अगर जा रही है, नदी इधर बह रही है, नाव भी इधर ही जा रही है, तो x प्लस वाई, और x प्लस वाई का मतलब कितना हो गया 43.5 प्लस 14.5, तो कितना हो जाएगा हमारे पास। देखो पॉइंट इधर तो 0 का 0, 4 और 3 7 और 1 8, 5 4 और 1 5, इधर बन जाएगा 58 किलोमीटर प्रति घंटा। जाते समय इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 58 किलोमीटर प्रति घंटा। वापस आते समय क्या होगा, हमारी कंडीशन क्या होगी x माइनस वाई। हमारा x कितना है 43.5, माइनस कर दो इसमें से कितना 14.5। आते समय इसकी स्पीड बताओ कितना हो जाएगी। आते समय इसकी स्पीड हो जाएगी हमारी 5 में से 5 गया तो भैया इधर, फिर हमारा 0 0 और 13 में से 4 गए तो 9 और 3 में से गया तो 2, 29 किलोमीटर प्रति घंटा। आते समय इसकी स्पीड है 29 किलोमीटर प्रति घंटा, जाते समय इसकी स्पीड है 58.0 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो अगर तुम इस क्वेश्चन के अंदर यूज करोगे वो एक्स वाई वाला जो फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस का, चलो वो सब ऐसा आपको पता है वो कौन से फॉर्मूले के बारे में बात करना चाह रहा हूं मैं, ठीक है ना। कैलकुलेशंस और हम वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाना चाह रहे हैं। इस क्वेश्चन को बेस्ट तरीका जो सोल्व करने का है वो ये है कि आपने क्वेश्चन क्या करा 58 किलोमीटर प्रति घंटा जाने की स्पीड, वापस आने की स्पीड। हमें पता है डिस्टेंस का हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या, दोनों की स्पीड। अब हमने ये क्वेश्चन पता है तो ये बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन, लेकिन हमने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले चैप्टर में। है तो बोट एंड स्टीम भी उसी का एक पार्ट है टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर का, लेकिन वहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ना कि कोई व्यक्ति एक जगह पे जाके वापस आ जाता है तो टोटल इतना समय लगता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारी स्पीड।
जाने की स्पीड, वापस आने की स्पीड। और अगर टोटल टाइम दिया हुआ है, आने और जाने का टोटल समय दिया हुआ है, तो दोनों को क्या कर देंगे हम, इनको प्लस कर देंगे। प्लस करो जरा, ये कितना आएगा, 9 और 8 17, और ये बन जाएगा हमारा 87 गुणा टाइम कितना कह रहा है वो 90 मिनट बटे में 60। मिनट को क्या बना दिया हमने, घंटा बना दिया। 0 से 0, 3 से 3, 3 से 2, 29 तिया 87, 3 से कितनी बार, 3 बार, 2 से कितनी बार, 29 बार। तो ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो कितने का, 29 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉरी, डिस्टेंस निकालना है, स्पीड नहीं, किलोमीटर। तो 29 किलोमीटर। तो हमारा डिस्टेंस कितना ए और बी प्लेस के बीच में, 29 किलोमीटर का। चलो जी, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट कितने रुपए, 23,000 रुपये के ऊपर 2 साल, रुपये कितना, 230 है। डिफरेंस व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अमाउंट पर एनम। हमें ये बताना है डिफरेंस हमारा, आपको सबको फॉर्मूला पता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के 2 वर्ष के डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है P इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये बस सबको पता है, ठीक है जी। डिफरेंस क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 230। ये आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। प्रिंसिपल कितना है हमारा, 23,000। रेट हमें पता करना है, और हमें दिया हुआ है बटे में कितना, 100 इंटू 100। 2 0 से 2 0 उड़ा दिया हमने, हम 230 से 230 उड़ा देंगे, 100 इधर आ जाएगा भैया हमारा। ये है आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या हो गई है भैया, 10। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हो गया, 10%। आसानी क्वेश्चन था, हार्ड नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला सबको पता होगा। देखो ये सब फॉर्मूले बने कैसे हैं, क्रिएट कैसे हैं, अगर मैं वो सब बातें अभी बताने लग गया ना तो आप ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अभी हम चैप्टर्स के ऊपर भी काम करना स्टार्ट करेंगे धीमे धीमे करके, लेकिन पहले आप ये बात को समझो कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में ये एक आइडिया तो हो जाए हमें कम से कम, पेपर में क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से ही फिर चीज़ें स्टार्ट करेंगे, चैप्टर पढ़ने में तभी मजा आएगा ना। पहले एक बार प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड थोड़ा जान ले, ठीक है, क्वेश्चंस किस लेवल के रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आप 18 देखो एक बार। ए फिनिश अ वर्क इन 1170 डे एंड बी इस काम को खत्म करता है 2340 रुपये में। वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, हमने अभी करा था क्वेश्चन एक्स वाई जेड वाला, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ए और बी वाला। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन आसान है। बात यह है कि आप जब 1170 और 2340 का जब आप एलसीएम लेंगे ना, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन को बड़ा करने की कोशिश करेगा। आपको कैलकुलेशन को समझना है कि मैं कैलकुलेशन को आसान कैसे कर सकता हूँ। आप ऐसे कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं जैसे कि एकदम छूमंतर। देखो यहाँ कितना है, 2340। मैं जब इन दोनों का एलसीएम लूँगा, आपको एक बात दिख रही है साफ साफ, ये देखो ये इसका 2 गुना है ना। मतलब ये दोनों नंबर मैं ये कह रहा हूँ, अगर यहाँ 2340 मैंने लिख दिया तो 2340 तो 2340 से कटेगा, लेकिन ये भी इससे कटेगा, ये एक बार और यहाँ इससे 2 बार। तो टोटल जो वर्क हमने माना है वो है 2340 और बटे में कितना आ जाएगा, 3। दोनों की क्षमता, ये ए की इफिशियंसी है और ये बी की, मतलब ये ए की क्षमता है और ये बी की कार्य करने की क्षमता है। 3 से अगर मैं इसको उड़ाऊंगा तो कितनी बार जाएगा जरा बोलो, 3 सत्ते 21, कितना बच गया 24, 3 अट्ठे 24, 780। तो दोनों मिलकर के काम 780 दिनों में खत्म कर देंगे, ठीक है। ये तो आसानी क्वेश्चन था, हार्ड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो इसने क्या बोला, इसने बोला है 2 प्लेस हैं ए एंड बी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया किस चैप्टर का, टाइम स्पीड डिस्टेंस का, ट्रेन का। अच्छा ट्रेन लिखी हुई ना, हाँ ट्रेन का चैप्टर का हो गया। ये भी टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक छोटा सा हिस्सा होता है ट्रेन, उसी का क्वेश्चन है। 2 प्लेसेस ए एंड बी आर कितना 3710 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर। अ ट्रेन लीव फ्रॉम ए टू बी एट अ सेम टाइम एंड अनदर ट्रेन लीव बी टू ए से बी की तरफ और बी से ए की तरफ। अपोजिट कंडीशन है, ट्रेन की कंडीशन कैसी है, अपोजिट, विपरीत। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलती हैं 35 घंटे के बाद, 35 आवर्स। इफ द ट्रेन ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी, जो ट्रैवल करती है ए से बी की तरफ जो ट्रेन जा रही है उसकी स्पीड क्या है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा फास्टर है। कौन सी ट्रेन से, जो दूसरी ट्रेन है उससे। क्वेश्चन में समझाता हूँ, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 2 स्थान है ए और बी, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने का है, 3710 का। ए से जो बी की तरफ ट्रेन जा रही है और जो बी से ए की तरफ ट्रेन आ रही है, मान के चलो इसकी अगर स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसकी जो स्पीड है वो इससे 35 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, फास्टर है। ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, ठीक। अब उसने बोला है दोनों की कंडीशन है अपोजिट, सबको पता है अपोजिट कंडीशन में दोनों ट्रेन की स्पीड क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। और दोनों ट्रेन की स्पीड का जो योग है वो क्या आ रहा है जरा बताओ, x + 35 + x। दोनों को अगर हम प्लस कर रहे हैं
ठीक है, वो कह रहा है क्वेश्चन में कि 3710 बटे इस डिस्टेंस को कवर करने में दोनों ट्रेन कितना समय लगा रही है 35। तो जरा इसको 35 से भैया 7 से और काटो, चलो पहले 7 से इसको 5 बार, 7 से 7 पंजे 35, कितना बचा 21, 7 तिया 21 और 10 0 का 0, 5 से काटो, 5 एकम 5 ना जाने की 0, 5 छंग 30। कहने का मतलब ये है, ये हो गया 2x प्लस 35 बराबर 106। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, इसे इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, जरा बोलो एक बार। ये बन जाएगा हमारा कितना 71। तो x की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगी 35.5। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछे किसकी स्पीड है, जरा ये देखो एक बार। फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन। जो ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, किस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, इस वाली ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है जो ए से बी की तरफ जा रही है। तो इसकी स्पीड हमें निकालनी है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 35। तो x कितना है हमारे पास 35.5 प्लस 35, तो कितना हो जाएगी 70.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 70.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कोन का हमें कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है। हुज रेडियस इज 13 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट इज 21 सेंटीमीटर। यूज करना है CSA इन सेंटीमीटर क्यूब। यूज करना है, क्या यूज करना है भाई, पाई के लिए बोला हुआ है क्या, नहीं। चलो जी देखो, उस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका त्रिज्या होगा 13 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर। आप सबको पता है ये हमारे कौन है, शंकु है। इसकी जो हमारी रेडियस है वो क्वेश्चन में कह रहा है रेडियस कितनी है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। और जो स्लैंट हाइट है ये होती है तिर्यक ऊंचाई। स्लैंट हाइट है हमारा कितना 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। आप सबको पता है कि इसका CSA वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है कौन का, πr/l। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्वेश्चन में दे ही दिया 13 और ये हमें स्लैंट हाइट कितना दिया 21। 7 से उड़ा दो 3 बार। अब देखो मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है। आप कैलकुलेशन को आसान कैसे करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 22 और यहाँ कितना लिखा हुआ है 13 39, तो 22 इंटू 39। मुझे 22 का पढ़ा याद है, 22 से इसको भाग करेंगे तो 22 तिया 66 और 22 के हम 9 में करेंगे तो 198। तो 8 9 1 8 5 6 1 7 1 8 858। ठीक है, देखो आसानी क्वेश्चन था ये, तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर ये हमारे DI वाले क्वेश्चन से जो आगे हैं। इसमें क्वेश्चन बोले आसान क्वेश्चन है, DI का भी बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं। यहाँ पे सिर्फ बोला हुआ है स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस, परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स दिया हुआ है इन द डिपार्टमेंट के अंदर। ये बोला हुआ है डिपार्टमेंट के अंदर परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, किस डिपार्टमेंट के अंदर कितने कितने परसेंट स्टूडेंट्स। अच्छा किसी को अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं एक बार लिख देता हूँ। ये हमारे सेक्शंस हैं, ये जो है वो है। अच्छा ये वाला पेन भी नहीं दिख रहा, ये लो मैं इस चार्ट को ही बना देता हूँ। लो मैं इस चार्ट को ही बना देता हूँ। ये चार्ट क्या कहना चाह रहा है तुमसे भाई साहब, ऐसा ही बनाएंगे बिल्कुल जैसा जैसा यहाँ पे बना हुआ है, बिल्कुल भी कन्फ्यूजियाना नहीं है भाई साहब, बिल्कुल भी। ये है हमारा ई डिपार्टमेंट। इसके अंदर है टोटल 20%। E&I डिपार्टमेंट 17%, CSE डिपार्टमेंट 19%, IT डिपार्टमेंट 16%, MECH 10% और सिविल डिपार्टमेंट के अंदर है हमारा कितना 18%। ये टोटल जो परसेंटेज है पूरा कितना होगा 100% होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में बोला है ये इस प्रकार का वो दिया हुआ है, पाई चार्ट दिया हुआ है। एंड फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन IT एंड CSE डिपार्टमेंट। IT और CSE डिपार्टमेंट के अंदर ये रहा IT ये रहा CSE, दोनों के अंदर कंबाइन कितने स्टूडेंट्स जरा बताओ एक बार। 20 में 15 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास 35%। तो दोनों के अंदर कंबाइन 35% स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। और हमें पता टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हुए हैं हमारे पास 1440। आसानी क्वेश्चन था, तो हार्ड नहीं है। तो दोनों के अंदर 14,400 में 35% बताना है बस। दोनों के कंबाइन 35% है। चलो जी अब इन्हें उड़ाएंगे। देखो अब कैलकुलेशन को फिर देखो कैसे आसान बनाओगे। तुम्हें दिख रहा है 35 का पढ़ा, किसी को याद नहीं भाई, नहीं याद है। तो देखो 35 में अगर मैं 2 की गुणा कर दूँ, 2 में इसमें से 2 निकालूंगा, 2 7 और 2, और मैं इसमें से अगर 2 निकालूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास 70। देखो कैलकुलेशन ऐसे आसान होती है। ठीक, मुझे दिख रहा था 35 है, 35 में 2 गुणा कर दो 70 बन जाएगा, 2 इसमें से कम हो गया। अब 7 की मल्टीप्लाई करनी आसान है 72 में। 7 7 जा 49 और 7 दूनी 14
7 7 जा 49 और 7 7 49 और 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल का 1 0 0 4 और 9 1 10 की 0 हासिल 1 और 5 5 0 4 0, दोनों गुणा करी तो कितना आ गया 5 0 4 0। अच्छा ऑप्शन नहीं है इसके, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 5 0 4 0, ठीक है ना। चलो जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चेक करो। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आईटी डिपार्टमेंट। अबे ये कहाँ से आ गए, कीड़े कहाँ से आ गए हैं। चलो देखो, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आईटी डिपार्टमेंट। आईटी विभाग में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। आईटी विभाग में अभी तुमने पीछे बनाया था फोटो, चलो जी देख लेते हैं एक बार फोटो, फिर दोबारा से वो अंडू करो भाई। नेक्स्ट पीछे वाले पेज पे जाएंगे। अच्छा ये रहा फोटो, ठीक है। देखो हमें बताना है कि आईटी डिपार्टमेंट के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं भैया, 16%। किसका 16%? 14,400 का, ठीक है जी। 14,400 का कितना परसेंट? 16% आईटी डिपार्टमेंट में थे। 16 गुणा कर दो आप, 16 कम 16, 16 चौके 64, 16 चौके 64, कितना आ गया 4, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 6 6 12 1 13 का 3, 2304। 2304 स्टूडेंट्स आईटी डिपार्टमेंट। देखो ये तो बहुत ही आसान डीआई था, मतलब क्या ही बोलें इसके बारे में, ठीक है। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। हाउ मैनी सैनिटाइजर्स इन थाउजेंड्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द मंथ अंडर सर्वे। ये क्वेश्चन कौन से का लग गया इसमें, 23 और 24। इसका ग्राफ कहाँ है फिर, ये अगर डीआई क्वेश्चन है तो। अच्छा उनका भाई वो नहीं है, शायद फोटो नहीं लग पाया। चलो कोई ना, उन दोनों क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा दूंगा एक बार दोबारा से। पहले क्वेश्चन 25 देख लो एक बार। 2 अलार्म्स क्लॉक रिंग देयर अलार्म्स एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 144 सेकंड्स एंड 120 सेकंड्स इफ दे फर्स्ट बीन टुगेदर एट, अगर ये दोनों एक साथ बजे हों, बीप हुए हों 6 बजे, तो कह रहा है बताओ दूसरी बार एक साथ फिर दोबारा कितने समय के बाद, ये किस टाइम बजेंगे। 2 अलार्म की घड़ियां हैं जो कि 144 और एक बज रही है 120 सेकंड के इंटरवल पर। इन दोनों का सबको पता है भैया, इन दोनों का मुझे क्या निकालना है, इन दोनों का मुझे निकालना है लेसे, मतलब एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम बताओ कैसे निकालेंगे। सबसे बड़ा नंबर है 144, वो पहले मैंने यहाँ रख दिया। देखो अब इसके अंदर कैसे आसानी से कैसे करेंगे। यहाँ मुझे 12 × 12 दिख रहा है और मुझे यहाँ 12 × 10 दिखाई दे रहा है। 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, 12 है यहाँ 10 है। मुझे दिख रहा है कि इसके अंदर 2 × 6 है और यहाँ दिख रहा है कि यहाँ 2 × 5 है। 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, यहाँ 6 है। मतलब यहाँ हमें क्या चाहिए, हमें तो ढूंढना है कि 120 है क्या, कि 44 के अंदर 120 नहीं है। किसकी कमी रहेगी, बस 5 की कमी रहेगी, बाकी तो सब चीज़ थी इसके अंदर, बस एक 5 नहीं था, तो मैंने इसको 5 भी दे दिया। समझ में आई बात। दोनों का मैंने कैसे एलसीएम निकाला, सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर है वो लिख दिया, फिर ये चेक करा कि भैया 120 का कितना हिस्सा है जो 144 के अंदर है। तो 144 के अंदर 120 का हिस्सा क्या है, 12 है, 12 है। एक इसके अंदर 2 था वो मैंने निकाल लिया, या 5, सिर्फ एक 5 की कमी पड़ रही, तो वो जो नहीं था वो दे दिया। उसके बाद ये सब आंसर जो आएगा मेरा, ये दोनों किस में थे, सेकंड में थे, दोनों ही किस में, सेकंड में। तो ये भी एलसीएम किस में आएगा, सेकंड में। लेकिन मुझे किस में करना है आंसर, मिनट में। मिनट में करने के लिए क्या कर दूँ, 60 से भाग, 5 से कितनी बार, 12 बार, और 12 से कितनी बार, 12 बार। तो कहने का मतलब ये है कि 12 मिनट के बाद ये दोबारा से एक साथ फिर से बजेंगे, ठीक है। तो बजे कितने समय से, एक साथ बजे थे 6, और फिर ये 12 मिनट के बाद फिर एक साथ बजेंगे, तो 6 12 पे 6 12, और क्या था, एम था पीएम था, पीएम। तो 6 12 पीएम पर फिर ये एक साथ बजेंगे, तो 6 12 पीएम, ये रहा 6 12 पीएम। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ये तो आसान क्वेश्चन, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये हार्ड है क्वेश्चन, ठीक है। अब बॉक्स कंटेन करता है डिनोमिनेशंस ऑफ 1 रुपी, 2 रुपी एंड 5 रुपी, ठीक है। और इसके अंदर टोटल जो रुपया भरा हुआ है, टोटल जो इसके अंदर रुपया भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है बैग के अंदर रुपया, 1080, भाई वाह। इक्वल, देयर आर द इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स इन ऑल, जो हमारे जितने भी सिक्के हैं जो डेमोनेशंस हो रहे हैं, जो शो ऑफ कर रहे हैं सिक्के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के, वो सब क्या है, इक्वल क्वांटिटी के हैं। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर टोटल कितने सिक्के हैं हमें ये बताना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। एक बॉक्स में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के मूल वर्ग के सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 1080 रुपये है। सभी मूल वर्गों के सिक्कों की संख्या बराबर है। बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करें। सिक्के हैं 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये। वो कह रहा है भैया अगर मान के चलो 1 रुपये के 10 सिक्के हैं, 2 रुपये के भी 10 हैं और 5 रुपये के भी 10 हैं। इस तरीके से वो कह रहा है नहीं 10, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस तरीके से हैं, ठीक है। अगर 1 रुपये के 20 सिक्के हैं तो 2 रुपये के भी 20 हैं और 5 रुपये के भी 20 ही सिक्के हैं, ठीक है ना। तो अगर इनका जो रेशो है, अगर सब सिक्के बराबर हैं, तो कॉइन्स का जो रेशो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1:1:1। मैंने इसको x मान लिया, इसको भी x मान लिया, इसको भी x मान लिया। अगर 1 रुपये के x सिक्के हैं तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, x। 2 रुपये के हैं तो 2x,
और 5-5 रुपये के एक्स सिक्के हैं तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 5x। तो टोटल जो समय 5 2 7 1 8 8x की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 1080। ठीक है, पता करना है कि बॉक्स के अंदर टोटल सिक्के कितने। तो भैया बॉक्स के अंदर सिक्के हैं x ये रहे, x ये रहे और x ये। टोटल बॉक्स के अंदर सिक्के हैं 3x। तो मुझे जो वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है 3x की। तो 1080 बाई 8x और मुझे वैल्यू फाइंड करनी किसकी है 3x की। तो x से तो ये x कट जाएगा। आप जरा इसे एक बार काटें 8 से, 8 एकम 8। तो ये कितना बचा भैया जरा बताओ एक बार। यहाँ बचा 28, 8 से 8 दिया 24, कितना बच गया 40, 8 पंजे 40, 135 में 3 की गुणा कर दें एक बार। तो 13 3 39, एक मिनट में लिख कर ही देता हूँ मल्टीप्लाई पूरा। इसमें 3 की गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 पंजे 15, 5 0 और 4 405। तो 405 टोटल जो सिक्के हैं इसके अंदर कितने हैं 405। ठीक है ना। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन वैसे फॉर्म होते हैं। वैसे हम धीमे धीमे करके जैसे एक एक प्रैक्टिस सेट के अंदर क्वेश्चन ऐसे आते रहेंगे। जैसे ये आ गया, बाकी इसके बाद हम एक प्रैक्टिस सेट सीरीज और स्टार्ट करेंगे, खुद क्वेश्चन बनाएंगे 40 क्वेश्चन से। ठीक है ना। टोटल मैथ के क्वेश्चन होंगे सारे के सारे उसके अंदर। अभी फिलहाल हम बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करके ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं और किस किस चैप्टर के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है ना। और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी क्या होता है ये भी पता कर रहे हैं हम। ठीक है ना। तो फिलहाल अभी हमारा प्रैक्टिस सेट का एंड होता है इसका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आज का रोकते हैं यहीं पे। टोटल इतने ही क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, ओके डन।